welcome back to Sahitya Classes. My name is Shalini and I am here to tell you about EMRS exam एडमिट कार्ड्स इंस्ट्रक्शंस. ठीक है, जो आपके EMRS के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अभी 22 मार्च को एंड ऑन अदर डेट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स. तो उसमें आपके जो एडमिट कार्ड्स डाउनलोड किए गए हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, उनमें क्या इंस्ट्रक्शंस देखने को मिलते हैं और उस हिसाब से आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, वो चीज़ के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं. तो लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम, सीधे सीधे वीडियो पे चलते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं काम की. ठीक है, देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स ने जो एडमिट कार्ड भेजा है वो फ़ोटोज़ ये आपके सामने खुली हुई है, ये इमेज. यहाँ पे कुछ चीज़ों का इंस्ट्रक्शन है, जैसे कैंडिडेट्स मस्ट कैरी. ठीक है, लेट मी रिमूव इट. कैंडिडेट्स मस्ट कैरी, कैंडिडेट को अपने साथ क्या चीज़ें लेके चलनी है, वो बात यहाँ पे मेंशन्ड है. और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, जिन सभी चीज़ों के बारे में मैं आज बात करूँगी पॉइंटर्स के थ्रू. मतलब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने कुछ पॉइंटर्स रेडी किए हैं और उसके थ्रू मैं आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है वो बता दूँगी, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और आपसे कोई भी बात मिस ना हो. जैसा कि हम जानते हैं EMRS TGT और PGT वालों का एग्ज़ाम, इंग्लिश वालों का एग्ज़ाम जो है वो 22 मार्च को है. गिवन दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू गिव यू अ फ्यू इंस्ट्रक्शंस एंड डिटेल्स ऑन हाउ टू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन पेपर. सो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाए और आपसे कोई भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए. ठीक है, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग इट, हिट द बेल आइकन, सो दैट आपको ऐसे वीडियोस हमेशा टाइम टू टाइम मिलते रहे और कुछ मिस ना हो जाए. ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. चलते हैं वीडियो में, बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं. सबसे पहले लेट मी शो यू कि आपके एडमिट कार्ड में साफ मेंशन्ड है दैट यू हैव टू कैरी एडमिट कार्ड. ठीक है, एडमिट कार्ड तो भूल ही मत जाना. ठीक है, एडमिट कार्ड मत भूलना, खुद को भले भूल जाओ एक बार को. तो एडमिट कार्ड लेके जाना और साथ में वो फ़ोटो आईडी ले जाइएगा जिसमें आपकी वो डिटेल्स दी हुई हैं जो आपने अपने एडमिट कार्ड में फिल की हैं. ठीक है, वो डिटेल्स आपको, वैसी डिटेल्स वाली आईडी कार्ड आपको ले जाना है. आप चाहे आप आधार कार्ड कैरी करते हैं या आप कोई और आईडी कार्ड कैरी करते हैं, डजेंट मैटर, बट डिटेल्स आपकी बिल्कुल सही मैच होनी चाहिए. इसमें गलती नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर कैंडिडेचर आपका कैंसिल होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो फ़ोटो आईडी और एडमिट कार्ड दोनों ही लेके जाएंगे. दूसरी चीज़, ब्लू या ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करेंगे, कलर्ड पेन लेकर मत चले जाइएगा. ना ही आप पेंसिल का यूज़ करेंगे अपने कॉपी में MCQs को भरने के लिए. ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितनी बुकलेट्स मिलेंगी, कितने क्वेश्चन पेपर है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ इसी पर्टिकुलर वीडियो में. ठीक है, तो केवल ब्लू और ब्लैक पेन कैरी करिएगा और कैरी करिएगा. मुझे यहाँ पे स्टार मार्क कर देने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके एडमिट कार्ड में साफ बताया गया है कि वो आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे. यानी आपका सेंटर आपको पेन प्रोवाइड नहीं करेगा, आपको लेके जाना है और आप किसी और से मांग भी नहीं सकते. इसलिए वहाँ जाके ये गलती आपको नहीं करनी कि अरे मैं तो भूल आया, मुझे तो लगा कि आप दे दोगे. ये सब नहीं करना है, ध्यान से अपनी पेन लेके जाना. ठीक है, इसके बाद रीच 2 आवर्स अर्ली, ये मेंशन किया गया है साफ 120 मिनट्स पहले पहुंचना है. आपका जो भी टाइमिंग है, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के हैं या आप आफ्टरनून शिफ्ट के हैं, आपको 2 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम है आपका, तो वहाँ पे आपको पहुँचना है. क्यों? क्योंकि आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी और उसमें टाइम लगता है. यू नो दैट वेरी वेल. आपको लाइन में लगना पड़ता है, आपको बायोमेट्रिक करानी पड़ती है, फिर ही आपको एंट्री मिलती है. तो प्लीज़ अपने सेंटर के लिए अपने एग्ज़ाम से जल्दी निकलना और सेंटर पहले से पता कर लेना. ऐसा नहीं कि तुम्हें सेंटर पता नहीं हो और एग्ज़ाम के दिन जाके ढूंढ रहे हो कि ये वाला है या फिर वो वाला है. ठीक है, इतने एग्ज़ाम्स तो देते अब आपकी भी आदत पड़ गई होगी और एक अवेयर स्टूडेंट होने के नाते आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी ही करनी चाहिए. ठीक है, इफ़ यू वांट टू कैरी योर वाटर बॉटल तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए. ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज़ पे बात कर लेते हैं. ये तो जनरल इंस्ट्रक्शंस है. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है एग्ज़ाम के पैटर्न पे. अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ दिस इज़ योर एग्ज़ाम पैटर्न. क्यों एग्ज़ाम पैटर्न बता रही हूँ? आप कहोगे मैम अब तो एग्ज़ाम सर पे है, एग्ज़ाम पैटर्न क्यों बता रही हैं? ताकि आप अवेयर हो जाएं कुछ चीज़ों को लेकर कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है. पहली चीज़, आपको 40 MCQs देखने को मिलेंगे और 15 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देखने को मिलेंगे. एक क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में 4 नंबर का होगा. 15 चौको 60, यानी कि 60 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होगा. 40 × 1, ठीक है, 40 × 1, 1 नंबर का आपका एक MCQ होगा. यानी कि टोटल मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर पूरा आपको ओवरऑल अटेम्प्ट करना है. ठीक है, 100 मार्क्स के लिए. अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि देयर इज़ 1/3 नेगेटिव मार्किंग. यानी MCQs विच यू आर गोइंग टू ऑप्ट, वहाँ
आपको बहुत ध्यान से फिल करना है अपना जो बुकलेट है, ठीक है, जहाँ पे OMR बुकलेट जो आपकी OMR शीट जो है आपकी, वहाँ पे जहाँ पे आपको फिल करना है वो ध्यान से फिल करना है। ऐसा मत करना कि तुम एक से ज़्यादा जो OMR गोले हैं आपके उसको आप भर के चले आएँ, ठीक है, ऐसा मत करिएगा। और ध्यान से आंसर चूज़ करके कर दीजिएगा। एक और कॉमन मिस्टेक बताती हूँ आपको, ये मत करिएगा कि पहले आपने क्वेश्चन पेपर जो आपको मिला उस पर सॉल्व किया, फिर आप बैठ गए कि जब इस पर पूरा हो जाएगा तब मैं इधर करूँगी या करूँगा। ये मत करिएगा। जब LT ग्रेड का प्री एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट करके बताया था कि मैम मुझे पूरा पेपर आता था, सिर्फ इसलिए रह गया क्योंकि मैंने पहले पूरा क्वेश्चन बुकलेट पर सॉल्व किया है, मतलब क्वेश्चन को देखकर वहाँ पे टिक किया है, ठीक है, फिर पूरा 100 का 100 हो जाने के बाद फिर मैंने वहाँ पे मार्क किया है। तो ये मूर्खता वाली बात होती है, ऐसा मत करिएगा। आप रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबल स्कॉलर हैं, इस बात का ध्यान रखिए। जो क्वेश्चन आपको लगा कि ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे आता ही आता है, उसको तुरंत अपने OMR शीट पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। या अगर मैक्सिमम आपको रुकना है तो 1 से 5 तक सॉल्व करिए, फिर इसको फिल करिए, फिर अगले 5 सॉल्व करिए, फिर उसको फिल करिए, ठीक है। तो टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आपको फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी करनी है और वो टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो वहाँ पे भी ध्यान रखिए, आंसर फॉर्मेशन टाइम लेता है, आपको सोचने का वक्त चाहिए, आपको एक पूरा पेज फिल करना है, ओके। इंपॉर्टेंट थिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी एग्जाम पैटर्न के बारे में जो मैंने आपको बता दी। अब आगे देखो, कितनी बुकलेट मिलेगी, कितने क्वेश्चन पेपर होंगे। 2 आंसर बुकलेट होगी, 2 क्वेश्चन पेपर होंगे, ठीक है। एक आपका MCQ क्वेश्चन पेपर होंगे और एक आपकी OMR शीट होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर MCQs के लिए और एक OMR शीट उसको फिल करने के लिए, और दूसरी होगी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की बुकलेट और उसका क्वेश्चन पेपर। और आप जो MCQs फिल करेंगे उसके क्वेश्चन पेपर को आप घर ले जा सकते हैं, बिल्कुल ये अलाउड है आपको, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आप MCQs को सॉल्व करेंगे, जो पेपर आपको मिलेगा, उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव सॉल्व करना है, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब इसके बाद जब आप अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पे आ जाएंगे तो आपको वहाँ पे मीडियम ऑफ लैंग्वेज लिखना है, मेंशन करना है। मतलब अगर आप किसी और सब्जेक्ट से हैं, सपोज करिए कि आप सोशल साइंस से हैं, ठीक है, तो आपको सोशल साइंस के आंसर हिंदी में लिखने हैं या इंग्लिश में लिखने हैं, ये आपको अपनी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग बुकलेट में ऊपर मेंशन करना है, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आपको दिख जाएगा, आपके जो इन्विजिलेटर्स होंगे, एग्जामिनर्स होंगे, वो आपको बता देंगे, असिस्ट कर देंगे वहाँ पे कि कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, ओके। तो मीडियम आपको लिखना पड़ेगा। रही लैंग्वेज वाले स्टूडेंट की बात कि सपोज़ करो कोई हिंदी से है, कोई इंग्लिश से है, इंग्लिश लिटरेचर से, तो इंग्लिश वाले हिंदी में तो एग्ज़ाम देंगे नहीं, जाहिर सी बात है। यानी भाषा वालों का पेपर, लैंग्वेज वालों के पेपर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मीडियम लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मीडियम में ही आंसर करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हाँ, ये चीज़ मैंने आपको बता दी कि आंसर राइटिंग का मीडियम आप मेंशन करेंगे अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से हैं। चलिए, अब कॉपी कैसी होगी इस बारे में भी अपडेट है हमारे पास। वो क्या अपडेट है, आपके पास लाइन वाली कॉपी होगी, प्लेन नहीं होगी, ठीक है। कुछ ऐसी आपकी कॉपी होगी, 2 साइड मार्जिन बने होंगे, ऊपर भी मार्जिन होगा, नीचे भी होगा, और ऐसी लाइन होगी। और यहाँ से अगर आप आंसर लिखना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पे ख़त्म कर दीजिएगा। सिर्फ 4 नंबर का आंसर आपको लिखना है, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए लिखना है, सिर्फ 150 शब्द लिखने हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप 150 वर्ड्स को पूरा ही करें। आइडियल अगर मैं वर्ड लिमिट बताऊं, ऑन एन एवरेज आपके आंसर्स ख़त्म हो जाने चाहिए 130 से 135 शब्दों में, यानी ये पूरा एक पेज भर देना, आंसर लिखना, उतना बहुत है। 4 से ज़्यादा आपको कोई नंबर नहीं देने वाला है, लेकिन जितना लिखोगे वो कंटेंट सॉलिड होना चाहिए, उसमें रेफरेंसेस होने चाहिए, उसमें कोटेशंस होनी चाहिए, ठीक है। और आंसर आपका रेलेवेंट और कोहेरेंट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आर्ग्यूमेंट एक चीज़ के बारे में बात करते करते दूसरी चीज़ पे कूद गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात कर लो, आगे आ जाओ, कम टाइम में इफेक्टिव आंसर कैसे करें, ये पूरे के बारे में बात, पूरे एग्जाम के बारे में बात कर रही हूँ। अगर MCQs के बारे में बात करूँ तो आई वुड से कि एक क्वेश्चन करने में क्या मैक्सिमम 30 से 50 सेकंड लगाना, इससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको फंसाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा सोचने में, ठीक है। तो उस टाइम को मैनेज करना, यहाँ पे टाइम बचाना, ठीक है, यहाँ पे टाइम बचाना, ताकि तुम्हारा जो आगे तुम डिस्क्रिप्टिव लिखने बैठोगे, ठीक है। लेट मी शो इट। अब डिस्क्रिप्टिव के बारे में ही मेन बात करते हैं कि आंसर लिखें कैसे। तो कम टाइम में आपको करना क्या है, आंसर जो पूछा जा रहा है, सपोज करो क्वेश्चन जो पूछा गया
जो पूछा गया उसी का आंसर करें, उसी का आंसर लिखिए, उसी का आंसर लिखिए, ना कि अननेसेसरी डिटेल। ठीक है, अननेसेसरी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, अननेसेसरी डिटेल्स मत लिखिए। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाउ ओड टू इंटिमेशंस, ओड टू मेलंकली इज अ पोएम रिफ्लेक्टिंग कीट्स ओन फिलोसॉफिकल डेप्थ, अगर ये पूछा जा रहा है, ठीक है, हाउ ओड टू मेलंकली इज रिप्रेजेंटिंग जॉन कीट्स फिलोसॉफिकल डेप्थ या इमोशनल डेप्थ, अगर क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है तो आपको कीट्स की बायोग्राफी नहीं बतानी है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर में देखा है कि वो बायोग्राफी बताने लगते हैं। जॉन कीट्स इज फेमस रोमांटिक राइटर, ही बिलोंग्स टू दिस एज, ही वॉज अ सेकेंड जनरेशन राइटर, ही यूज टू राइट दिस 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 दिस, उनके पिताजी कौन थे, उनकी माताजी कौन थी, उनके भाई कितने थे, उनकी डेथ कब हुई, ये सब आपको नहीं बताना। सॉलिड आंसर लिखना है क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, राइट, अगर मैं इस बात को शॉर्ट में बता दूं, ठीक है, राइट ओनली सॉलिड मटेरियल, राइट ओनली सॉलिड मटेरियल। ठीक है, इंट्रोडक्शन एकदम तगड़ा लिखना, इंट्रोडक्शन तो एकदम तगड़ा होना चाहिए, इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन, इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन। ठीक है, डोंट बीट अराउंड द बुश, डोंट बीट अराउंड द बुश, इधर उधर की बात नहीं लिखनी है। ठीक है, यूज रेफरेंसेस एंड कोटेशंस, एंड कोटेशंस, यूज रेफरेंसेस एंड कोटेशंस, जो याद आ जाए उस समय, अगर रेलेवेंट लगे अपने आंसर के साथ लिख दो। ठीक है, अगर राइटर नहीं भी याद है, एकदम नहीं याद आ रहा है कि कौन से राइटर ने कहा है, फिर भी लिख दो स्कॉलर और अ फेमस स्कॉलर हैज सेड, बट लिखो, मेंशन करो, इससे आपके नंबर बढ़ने के चांसेस है। दूसरी चीज़, साफ साफ लिखो। ठीक है, साफ साफ लिखो, साफ 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 लिखें। ठीक है, हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है, हैंड राइटिंग साफ साफ लिखें, मतलब दूर दूर साफ साफ लिखें। हैंड राइटिंग बहुत मैटर करती है, हैंड राइटिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ, तो ये काम ज़रूर करिएगा। ओवर हाईलाइटिंग मत करिएगा, ठीक है, यू डोंट नीड इट, डोंट ओवर हाईलाइट, डोंट excessively, don't excessively cut lines। ठीक है, गोंजागाजी मत करो, बेसिकली कहने का मतलब ये है, ज़्यादा काट पीट मत करो, साफ साफ लिखो, दूर दूर लिखो। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसको सिंपल लाइन से काटो, ऐसे ऐसे मत करना। ठीक है, ये गलत इंप्रेशन क्रिएट करता है। इतना ही करिए आप, क्योंकि लास्ट के कुछ टाइम, कुछ मोमेंट बचा है, यही आप कर सकते हैं। ठीक है, MCQs जब आप पढ़ेंगे तो एक ट्रिक बताती हूँ, यहीं पे लास्ट के लिए बचा के रखा था इसको, आंसर राइटिंग में भी काम आएगी। जब आप आंसर लिख रहे होंगे, ठीक है, तो अपने MCQs में आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आंसर राइटिंग में काम आ सकते हैं। सपोज करिए कि MCQ में जॉन कीट्स से, वर्ड्सवर्थ से, शेक्सपियर से, अनीता देसाई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जो आपको पहले डिस्क्रिप्टिव में याद नहीं आ रहा था, बट MCQ से रिकॉल कर सकते हैं आप। टेक हेल्प ऑफ MCQ। ठीक है, टेक हेल्प ऑफ MCQs to enhance your answer, to enhance your answer if needed। ठीक है, अननेसेसरी नहीं बोल रही हूँ, ध्यान रखना, एक बड़ा सा इफ नीडेड लगा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, सपोज करो MCQ क्वेश्चन में तुम्हारा ध्यान एक ऐसी चीज़ पे गया जिसमें जो तुम्हें आंसर राइटिंग में याद नहीं आ रही थी, बट वो ऑलरेडी MCQ में पूछा गया है, उसको उठा के यहाँ पे यूज़ कर दो। जॉन कीट्स से रिलेटेड अगर MCQ में आया है तो उसको उठा के आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये कर सकते हैं आप। और MCQ में ग्रामर भी आएगा, ये मैं बता देती हूँ पहले से ही, MCQs में ग्रामर होगा आपका भर भर के।
ठीक है, तो बी वेरी अवेयर अबाउट दिस. इफ़ यू नीड एनीथिंग यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर MCQ सेक्शन. ये ट्रिक है. सो विद दिस आई वुड वाइंड अप दिस वीडियो. इस वीडियो को यही वाइंड अप करूँगी. जितने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे आपको बता दिए हैं. हाँ, एक चीज़, एक बात यहीं पे छूट रही है, वो मैं जूम करके आपको बता देती हूँ. वेट, ओहो वेट, हाँ ये आपको जूम करके बता देती हूँ मैं. ये जूम करके जो आप नीचे देख रहे हैं ना, छोटा सा लिखा हुआ है नोट में, यहाँ आपके एडमिट कार्ड में नीचे नोट में लिखा हुआ है. देखो ये वाला ये नोट लिखा हुआ है. ये जो नोट है ना, ये बहुत बड़ी बात कह रहा है. छोटा सा ये नोट कह रहा है कि अगर तुम्हारा रोल नंबर आगे पीछे जो आपके मतलब मित्र हैं या लोग हैं उनके साथ आपका पड़ा है रोल नंबर, मतलब आपके आसपास आगे पीछे जो लोग पड़े हैं रोल नंबर के हिसाब से, अगर उनकी राइटिंग, उनके आंसर्स और आपके आंसर्स मैच कर गए, ज़्यादा कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाएगा, यही लिखा है यहाँ पे. अगर आंसर्स मैच कर गए और MCQs में आपके जो स्कोर्स आ रहे हैं वो एकदम ऑलमोस्ट बराबर आ रहे हैं, तो कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है अपॉन एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, ध्यान से देखो लिखा क्या है. योर responses answers may be analyzed with other candidates to detect pattern of similarity. पैटर्न ऑफ सिमिलैरिटी ढूंढी जा सकती है कि कहीं तुम सिमिलर आंसर तो नहीं लिख रहे हो दोनों बैठ के अगल बगल. ओके, और similarities of right and wrong answers if in the analytical procedure के समय responses और score same या similar मिले, ठीक है, तो genuine और valid, ठीक है, scores are not genuine and valid, then your candidature may be cancelled. आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा. आप एज एस्पिरेंट रद्द कर दिए जाएंगे. ठीक है, वेट, समझ में आ गया. बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता दी आपको. वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा अगर आपने देखा नहीं है तो. अगैन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. अच्छा करके आइए. जितनी नॉलेज पढ़ी है आराम से उसको पन्ने पे उतार के आइए. सिर्फ इतना समझिए, आप अच्छा करेंगे. बहुत ज़्यादा नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है. आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की है. सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. आराम से जाइए. बस जो इंस्ट्रक्शन मैंने बताए हैं उसको फॉलो करिए. टाइम से पहुँचिए सेंटर पे. बेस्ट दे के आइए अपना. ठीक है, बाकी आगे की सभी बातें क्वेश्चन पेपर एनालिसिस हम एग्ज़ाम के बाद करेंगे. ठीक है, एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ हमारे साथ बने रहिए लगातार. इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम आवर साइड. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली.